हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का आउटकम क्या था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफॉर्म्स ऑफ 1919 के बारे में। ओके, तो रिफॉर्म्स ऑफ 1919 और इससे पहले अगर ट्रेस किया जाए जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920, उसका रीज़न्स क्या क्या था। तो एक तो रॉलेट एक्ट था 1919 का, जालियनवाला बाग मसाकर था, फिर अपॉइंटमेंट जो था हंटर कमेटी का और जो कि क्लीन चिट दिया गया था जनरल डायर को। देन पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, लेबर अनरेस्ट, खिलाफत रॉन्ग्स एंड इनएडिक्वेट रिफॉर्म्स ऑफ 1919। तो रिफॉर्म्स ऑफ 1919 का बात करते हैं। तो 1919 में क्या आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और इसमें क्या बोला गया था, जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड फीचर था इस एक्ट का वो क्या था, प्रोविंशियल डायरकी। अब प्रोविंशियल डायरकी में क्या होता है, सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है दो लिस्ट में। एक होता है सेंट्रल लिस्ट और दूसरा होता है क्या, प्रोविंशियल लिस्ट। और ये बताया जाता है कि जो सेंट्रल लिस्ट है वो किसके पास रहेगा, वो एक्सक्लूसिवली रहेगा गवर्नर जनरल के पास में। और जो प्रोविंशियल लिस्ट रहेगा वो किसके पास रहेगा, वो रहेगा प्रोविंशियल गवर्नर के पास में। लेकिन यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं वो किसको, इंडियन मिनिस्टर्स को। लेकिन यहाँ पे एक और क्लॉज ये भी है कि जो प्रोविंशियल लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। और जो फाइनेंस होता है उसको रिज़र्व लिस्ट में रखा जाता है। अब जब फाइनेंसेस को रिज़र्व में रखा जाता है तो इंडियन मिनिस्टर्स इस पर वोट नहीं कर सकते हैं, ना ही इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो एक्ट होता है डिफीट कर देता है इंटायर पर्पस ऑफ द रिफॉर्म, क्योंकि जो रिज़र्व सब्जेक्ट्स था उस पर इंडियन मिनिस्टर्स कंसल्ट ही नहीं कर सकते थे। तो होप सो यू गॉट इट। एक बार फिर से बताते हैं। और इसका फल क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि इंडियंस बोलते हैं कि ये एक शैम है, ये एक बेकार सा रिफॉर्म है, और आइदर यू मेंड इट और यू एंड इट। तो एक बार और मैं बताता हूँ कि क्या होता है रिफॉर्म्स 1919 का। ये होता है, इसका मोस्ट सेलिब्रेटेड फीचर होता है प्रोविंशियल डायरकी। और प्रोविंशियल डायरकी में क्या होता है, सब्जेक्ट्स को दो भाग में बांट देते हैं। एक होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक होता है सॉरी एक होता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट और एक होता है सेंट्रल लिस्ट। तो प्रोविंशियल लिस्ट किसके पास आ जाता है, वो प्रोविंशियल गवर्नर के पास में आ जाएगा, ठीक है। और प्रोविंशियल गवर्नर के पास में जो लिस्ट है वो उस लिस्ट को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में। वो होता है एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। जिस पे रिजर्व्ड होता है उस पर इंडियन मिनिस्टर्स ना ही का कंसल्टेशन लेना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन जो ट्रांसफर्ड होता है उस पर इंडियन मिनिस्टर्स कंसल्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये था कि रिजर्व लिस्ट के अंदर फाइनेंस को डाल दिया जाता है और एज सच इंडियन मिनिस्टर्स उस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। हैंस पूरा जो पर्पस होता है ये रिफॉर्म लाने का वो ही डिफीट हो जाता है। एक चीज़ और मैं भूल गया था, वो ये है कि जो सेंट्रल लिस्ट है वो एक्सक्लूसिवली गवर्नर जनरल के डोमेन के अंदर में आता है, यानी कि गवर्नर जनरल अपने पास रखेगा, उस पर कोई कंसल्टेशन नहीं होगा। तो इस वजह से इंडियंस इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं कि आइदर इसको मेंड करो या इसको एंड करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक गाइस, स्टे कनेक्टेड and if you like my videos give it a thumbs up, share and subscribe to my channel, and अगर कोई query है तो keep me posted, keep smiling. Thank you.